Hello children. In previous lecture, we will discuss about the chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. पिछले टर्म पे मैंने ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपके स्टार्टिंग पॉइंट कुछ समझा दिए थे। मैंने आपको 4 नाम बताए थे कि इनका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे मैं इन नामों का बहुत यूज़ करूँगा, चाहे मार्क्स का हो या लेनिन का हो, हर एक नाम का यूज़ मैं करूँगा। साथ ही मैं आपके रशिया के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताया था कि रसिया क्या है, कितना बड़ा क्षेत्र था, वहाँ कितनी बड़ी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, इस समय वहाँ राजा कौन है। निकोलस के बारे में मैंने बताया था, जॉन निकोलस की वो इस्टेब्लिश हो गया। कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बताया, ऑक्यूपेशन बताया था। मैंने आपका हेडिंग पढ़ाया था 20th सेंचुरी के बिगनिंग में रसिया में क्या कंडीशन हुआ। उसमें मैंने बताया था जो वर्कर्स थे ये बेचारे बड़े दुखी थे। वर्कर्स के दुखी होने का कारण ये है कि जो फैक्ट्री का ओनर है उन्हें मन माफिक अच्छा खासा ना ही पैसा दे रहा है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की फैसिलिटी दे रहा है। उनसे वर्क बहुत ज़्यादा ले रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए वर्कर्स बेचारे बड़े नाराज़ हैं। वो निकोलस सेकंड यानी किंग से कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट है यानी ओनर्स हैं, इस पर कहीं ना कहीं निकोलस अपना हाथ रखे हुए है और ये उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कुछ इसी प्रकार की परेशानी थर्ड ग्रुप के कुछ और लोगों को भी है जिसमें बेचारे ये फार्मर्स हैं। सबसे बड़ा दुख तो इन्हीं का है, इन्हीं की ज़मीन, इन्हीं का सब कुछ, लेकिन इनके ज़मीन पे राज है नोबिलिटी और चर्च के लोगों को। उन्हीं के ज़मीन पे उन्हीं से खेती कराते हैं और उनका सारा धन लेते हैं और केवल उनको जीने खाने के लिए कुछ पैसा और कुछ अनाज दे देते हैं। इनके पास भी बहुत पावर है क्योंकि इनके ऊपर भी हाथ है जार निकोलस सेकंड का, और ये फार्मर्स चाह कर भी कुछ विरोध नहीं कर पा रहे हैं, कोई रेवोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन फार्मर्स और इन वर्कर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी जरूर जल रही है, बस उस पॉइंट का वेट है कि कब ये चिंगारी आग लगेगी। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है रसिया में और उसका कोई निवारण अभी निकल नहीं रहा है। बेचारे फार्मर्स भी परेशान हैं, वर्कर्स भी परेशान हैं और निचले तबके के इंसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हीं सब के बीच में रसिया में 3 ग्रुप का इमर्जेंस हुआ है। ये 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रसिया में 3 ग्रुप इस्टेब्लिश हो रहे हैं। एक है लिबरल, सेकंड वन रेडिकल्स और थर्ड वन है कंजर्वेटिव्स। 3 ग्रुप 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आए हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। लिबरल्स कौन से ग्रुप थे? लिबरल्स वो ग्रुप थे जिसमें रसिया के सबसे उछले तबके के लोग हों, सबसे ऊंचे तबके के लोग हों। इनकी क्या मांगे थी? दे वांटेड ए नेशन, वो एक राष्ट्र चाहते थे। बड़ी अच्छी मांग थी भैया, राष्ट्र होना ही चाहिए। विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जहां सभी धर्मों को सम्मान मिले। आप देखते ही हैं रसिया में कितने धर्म मैंने आपको पढ़ाया था। ऑर्थोडॉक्स था, कैथोलिक थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, बहुत सारी जातियाँ थी। तो इनका कहना है भैया रसिया एक राष्ट्र बने और राष्ट्र के साथ साथ वहाँ सभी धर्मों का सम्मान मिले। भैया राष्ट्र तो तभी बनेगा जब आप मोनार्की के पावर को कम करेंगे। तो इनकी दूसरी डिमांड वही थी। दे आल्सो अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूल्स। भाई कि डायनेस्टी को इतना अनकंट्रोल्ड पावर दे दिया गया, भैया उसको कम कीजिए। आप डायनेस्टी को इतना पावर दे रहे हैं कि सिंपल ना फार्मर्स चैन से जी पा रहे हैं, ना वर्कर्स जी पा रहे हैं, ना कोई और ग्रुप जी पा रहा है। जी कौन पा रहा है? नोबेल्टी, चर्च और कैपिटलिस्ट। तो भैया डायनेस्टी के पावर को कम कीजिए, सभी धर्मों को सम्मान दीजिए, सबको उनके अधिकार दीजिए। बड़ी अच्छी डिमांड थी। थर्ड वन, दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रिप्रेजेंटेटिव्स चाहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट्री का गठन करेंगे गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ, और गवर्नमेंट को नियम के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग वो पार्लियामेंट्री लोग उसे चलाएंगे। इनका कहना है भैया रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करो और उसके द्वारा पार्लियामेंट बनाओ और पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग सबके लिए कार्य करेगा, मोनार्की के पावर को खत्म कर दीजिए। बड़ी अच्छी डिमांड थी लिबरल की निश्चित तौर पे। लेकिन इस लिबरल की जो डिमांड है इसमें कुछ निगेटिव पहलू भी आ गए। निगेटिव पॉइंट ये आ गया, इन्होंने कहा डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट। क्लियर, सिंपल। रसिया में अगर किसी प्रकार के गवर्नमेंट फार्मिंग का वोटिंग होगा, गवर्नमेंट फॉर्म जो किया जाएगा, इसके लिए जो वोटिंग होगा, इस वोटिंग में केवल और केवल मैन पार्टिसिपेट करेंगे।
ये कौन सी बात है भैया? वोटिंग कर रहे हैं आप, सभी धर्मों को सम्मान दे रहे हैं और वर्ग का डिवीजन कर दे रहे हैं। क्यों? मेंस और वुमेन्स, अगर मेन वोट दे सकता है तो वुमेन्स क्यों नहीं? इनका पहला निगेटिव पहलू था लिबरल्स के डिमांड में कि वो वोटिंग केवल मेंस को देना चाहते थे, वुमेन्स को नहीं। सेकंड वन, प्रॉपर्टी होल्डर वोट। ये कौन सी बात है? आप तो एक तरफ से कह रहे हैं सभी धर्मों को सम्मान दो, आप फार्मर्स के लिए, फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं वोट केवल प्रॉपर्टी होल्डर देगा। प्रॉपर्टी होल्डर ही वोट क्यों देगा? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो नागरिक नहीं है रसिया का, उसे भी वोटिंग पावर देना चाहिए। आपके यही दो पॉइंट निगेटिव हो गए। पहला, मैन को वोट दो, वोमेन्स को नहीं, तो वोमेन बेचारी किनारे हो गई इस ग्रुप से। प्रॉपर्टी होल्डर को वोट दो, नॉन प्रॉपर्टी होल्डर को वोटिंग पावर मत दो, इसे नॉन प्रॉपर्टी यानी सिंपल फार्मर आपसे किनारे हो गए, वो आपके ग्रुप के साथ जुड़ ही नहीं पाए। लेकिन इस ग्रुप की डिमांड बहुत तेज बढ़ी है रसिया में 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ये अपनी डिमांड को लेकर चिल्ला रहे हैं। उसी समय रसिया में एक और ग्रुप को जनरेट किया जा रहा है, और ग्रुप है रेडिकल्स का। इसमें सिंपल में कहूँ तो मिडिल वर्ग के लोग आते हैं। जैसे जमींदारों में भी बड़े जमींदार अच्छे होते हैं, कुछ कुलीन बड़े अच्छे होते हैं, कुछ मतलब अमीर होते हैं, वो थोड़े अच्छे होते हैं। तो उनका एक ग्रुप बना था जिन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स की क्या मांगे थी? वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी। हाँ, इनकी तो पहली ही मांग निगेटिव हो गई। पहला इन्होंने क्या कहा? भैया गवर्नमेंट फॉर्म करो, लेकिन गवर्नमेंट में उसी की गवर्नमेंट बनने दो जो धर्म में मेजॉरिटी हो, यानी ऑर्थोडॉक्स का गवर्नमेंट बनने दो। अरे भैया तुम गारंटी ले रहे हो, अगर उस धर्म का बन गया गवर्नमेंट तो वो बड़ा वाला धर्म छोटे माइनॉरिटी को हेल्प करेगा, ऐसा तुम गारंटी थोड़ी ही लेते हो। इसीलिए अगर गवर्नमेंट भी फॉर्म करना हो तो सभी को मिला के करो ना, हर एक धर्म को सम्मान दो, हर एक गवर्नमेंट के, हर एक धर्म के रिप्रेजेंटेटिव को वहां नियुक्त करो। तो पहली डिमांड आपकी बड़ी निगेटिव हो गई। दूसरी डिमांड क्या थी? दे अपोज लैंडलॉर्ड। हाँ, ये अच्छा था, इससे फार्मर जरूर आपके साथ जुड़े थे, क्योंकि आपने लैंडलॉर्ड जो चर्च और ये नोबिलिटी के लोग थे जिन्होंने जमीन छीन लिया था फार्मर्स के, उसके अगेंस्ट में आपने बातें कही। एंड ओनर्स, और जो फैक्ट्री ओनर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट में भी आपने बातें की। ये दो पॉइंट फार्मर्स और कुछ वर्कर्स को इस रेडिकल के ग्रुप में जरूर विश्वास दिलाया, और उनका विश्वास बिलीव हुआ इस ग्रुप में कि चलो कोई बात नहीं भैया, किसी भी धर्म का गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, लेकिन कम से कम हमें लैंडलॉर्ड और ओनर से छुट्टी तो मिलेगी। इसीलिए वो बेचारे इस रेडिकल्स की तरफ झुकना शुरू कर दिए। थर्ड वर्ड डिमांड था, दे सपोर्टेड वोमेन सफ्रिगेट मूवमेंट। हाँ, ये महिलाओं को भी चाहते थे, यार भैया वोटिंग पावर मैं महिलाओं को भी दूंगा। वोटिंग पावर क्या, मैं रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा उसमें भी मैं वोमेन्स को पूरा स्थान दूंगा जो जिस लायक होगा। तो बड़ी अच्छी डिमांड थी इन रेडिकल्स की, लेकिन इसका पहला थोड़ा पॉइंट निगेटिव था। ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, तो मैंने दो पॉइंट पढ़ाया आपको, लिबरल के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। इनके बारे में क्वेश्चंस बने हैं, कभी पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट भी इनके पूछे गए हैं। आगे ले चलता हूं। थर्ड जो ग्रुप बना है वो ग्रुप बना है कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव भैया हम नहीं चेंज होंगे। क्लियर? हाँ चलो, जो पुरातन समय से चला आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हम लोग कर लिया जाए, लेकिन आप कहिए पूरा चेंज हो जाए तो हम वो नहीं चाहते। कंजर्वेटिव्स का क्या डिमांड है? भैया हम कंजर्वेटिव हैं, हम पुरातन ही लेके चलेंगे, हाँ थोड़ा बहुत समय के अनुसार चेंज कर लेंगे, लेकिन आप पूरा चेंज करने को कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। क्लियर? अपोज्ड बोथ रेडिकल एंड लिबरल्स, ये दोनों को नहीं मानते थे, ना रेडिकल्स की डिमांड को सुनते थे और ना लिबरल्स की डिमांड को। दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वन इनविटेबल बट बिलीव्ड। हाँ, ये चाहते थे थोड़ा बहुत चेंज हो भैया, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे चेंज हो ना। आप कहते हो अचानक मोनार्की को हटा दो, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाओ, तो ऐसे थोड़ी ही हो पाता है, धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक, धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे पब्लिक उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सेप्ट करेगी, गवर्नमेंट को धीरे धीरे चेंजिंग होता है, आप अचानक चेंज नहीं कर सकते। ये डिमांड है कंजर्वेटिव्स का। ये हुआ लिबरल कौन, लिबरल की डिमांड कौन, रेडिकल्स कौन, रेडिकल की डिमांड कौन, कंजर्वेटिव कौन, उनकी डिमांड का। ये तीन पार्टियां जनरेट हो चुकी हैं रसिया में 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जिनकी अलग अलग डिमांड थे। क्लियर? जब जॉन निकोलस ने देखा कि भाई रसिया में बड़ा रेवोल्यूशन एकदम आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बड़े लोग चिल्ला रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, तो उसने क्या किया, अपने ग्रुप की पार्टी को छोड़कर ऑल पॉलिटिकल पार्टी वेयर इलीगल इन रसिया, रसिया में सारे पार्टी को इलीगल कर दिया भैया, चाहे रेडिकल्स तुम्हारी पार्टी हो, चाहे कंजर्वेटिव तुम्हारी पार्टी हो, चाहे लिबरल तुम्हारी पार्टी हो, उन सारे पार्टियों को इसने
इलीगल कर दिया। जब इसने इलीगल किया उसी समय रसिया में कुछ लोगों का उद्भव हुआ है और इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लीड किया है इसे कभी लेनिन आगे लीड करेगा, लेकिन इस पार्टी को काफी लोगों ने मिलकर बनाया है 1898। नाम देखिए पार्टी का कितना अच्छा है, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दो वर्ड आया, सोशल भी आ गया और डेमोक्रेसी भी आ गया। डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है भैया जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यानी गवर्नमेंट डिपेंड ऑन पब्लिक वोटिंग। क्लियर? यानी गवर्नमेंट क्या होगा, उसका कैसे होगा, ये सब पब्लिक डिसाइड करेगी, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। सोशल क्या कहते हैं? सभी संसाधन जितने भी हैं, जो भी साधन है, उन सभी पे सभी वर्गों का समान अधिकार। सिमिलरिटी इन ऑल ग्रुप्स इन ऑल विकल्प, हर एक संसाधन पर सभी के बराबर का हक, ये होता है सोशल। घबराओ मत, अभी सोशलिज्म आगे पढ़ाऊंगा तब और एक्सप्लेन करूंगा। बड़ा अच्छा वर्ड है सोशलिज्म, बड़ा अच्छा वर्ड माना जाता है। कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी देन है ये सोशलिज्म, समाजीकरण, बहुत बड़ी देन है कार्ल मार्क्स की। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, घबराइए मत। तो जो लोग ये पार्टी गठित किए उसमें दो तरह के लोग थे, एक तो सोशल के डिमांडेड वाले थे और ये डेमोक्रेटिक वाले थे। क्लियर? ये जो पार्टी स्टेब्लिश की गई ये कार्ल मार्क्स के आइडिया पे डिपेंड था। कार्ल मार्क्स ने जो कहा है समाजीकरण के बारे में, उसी पे डिपेंड होकर ये पार्टी गठित की गई। आगे पढ़ाऊंगा, घबराना मत। हालांकि निकोलस सेकंड ने सभी पार्टियों को इलीगल कर दिया था, लेकिन ये चोरी छिपे अपना काम करते रहते थे। क्या किए? इट सेटअप न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर अपना शुरू किया। मोबिलाइज्ड वर्कर, सभी लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया। आल्सो स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांडेड लैंड। हाँ, सबसे बड़ी बात, इन्होंने स्ट्रगल किया पीजेंट के अधिकारों के लिए। वो पीजेंट बेचारे जो चर्च और नोबिलिटी के गुलाम बन चुके थे, स्लेव बन चुके थे, वो वर्कर्स जो फैक्ट्री ओनर्स के गुलाम बन चुके थे, उनके अधिकारों के लिए बात की और डिमांडेड लैंड, और उनके लैंड का डिमांड किया, भैया उनका लैंड है उनको दीजिए, ये सब मांग की है रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने। और इसी मांग की वजह से हर एक निचला तबका इस पार्टी के साथ जुड़ता चला गया, और इसी कभी पार्टी को लीड करेगा रसिया का एक बहुत बड़ा नाम, और वो नाम है व्लादिमीर लेनिन का। क्लियर? जैसा मैंने बताया पार्टी में दो व्यू, एक सोशल एक डेमोक्रेटिक, तो कभी ना कभी दोनों में कुछ ना कुछ विवाद जरूर होना था, और वो विवाद हो गया 1903 में, और 1903 में ये पार्टी टूट गई और दो पार्टी बन गई। एक कहलाता है बोल्शेविक और दूसरा कहता है मेंशेविक। क्लियर? बोल्शेविक का अगर मैं इंग्लिश मीनिंग देखूँ तो ये होता है मेजॉरिटी, और मेंशेविक मीन्स क्या होता है? माइनॉरिटी। लेकिन वास्तव में ये उल्टा है, बोल्शेविक यहाँ माइनॉरिटी में था और जो मेंशेविक था ये मेजॉरिटी में था। बोल्शेविक को लीड किया है लेनिन। बिलीव्ड इन डिक्टेटरिज्म ऑफ प्रोलेटारिएट। हाँ, यानी जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी किसान थे, उन सब को लेकर लेनिन एक ग्रुप बनाया था जिसे हम कहते हैं बोल्शेविक, और लेनिन खुद उसको लीड किया है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह, एक तानाशाह की तरह, कि भैया किसान, भैया मजदूर, मैं आपके सारे डिमांडेड को रखूंगा और आपकी सारे जो भी आपके डिमांडेड है उन सबको मैं पूरा करूंगा। ये कहलाता है बोल्शेविक, जिसे लेनिन लीड किया है। दूसरा मेंशेविक था, इसके मॉटो लीड किए हैं। इनका कहना था प्रोटाइज शुड बी ओपन फॉर ऑल, यानी डेमोक्रेसी, यानी भैया जो भी गवर्नमेंट बनेगा, ये जो भी बनेगा वो सबके लिए होगा। किसी एक ग्रुप को टारगेट लेके मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, किसी एक ग्रुप के लिए मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सभी के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। क्लियर? मतलब सभी के लिए कार्य किया जाना। लेकिन लेनिन केवल और केवल प्रोलेटारिएट के लिए कर रहा था, मतलब जो जमींदार, जो बेचारे किसान थे, जो मजदूर थे, उनके लिए। तो 1903 में ये पार्टी दो पार्ट में टूट गई है, बोल्शेविक और मेंशेविक में। क्लियर? इसके आगे क्या हुआ, फिर लेनिन किस प्रकार लीड किया, किस प्रकार रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ तक आप जरूर लेक्चर एक बार फिर से मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा और सेकंड वीडियो को कोरिलेट करिएगा। थर्ड वीडियो में नेक्स्ट टर्म पे आपको दूंगा और इसके आगे स्टोरी बताऊंगा किस प्रकार रसिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अभी मैं आपको बोल्शेविक और मेंशेविक पे आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।